अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक। शुरू करते हैं एक्सचेंज रेट। जी, एक्सचेंज रेट क्या है? एक ऐसा रेट जिसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है, एक ऐसा रेट जिसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है ऑफ वन करेंसी टू another। एक ऐसा रेट जिस पे एक करेंसी दूसरी करेंसी में तब्दील हो जाती है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। और ये किस मार्केट में होती है? उस मार्केट को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जब आप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे आगे जाके FAR 1 में, FAR 2 में, तो आपको IAS 21 पढ़ाया जाएगा फॉरेक्स। कैफ 5 में है फ़िलहाल ये। तो इसकी जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप जब बड़े हो जाएंगे तो कैफ 5 में आपके सामने आएंगे। तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलना है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? PKR। यूके की पाउंड। अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है बाहर, तो बाहर से हमें क्या आएगा? पैसा पाउंड्स में आएगा। और अगर हमने इंपोर्ट करनी है तो हम किस में पे करेंगे? हम अपने PKR को पहले कन्वर्ट कराएंगे पाउंड में और फिर पाउंड के अंदर पेमेंट हो रही होगी। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप इंपोर्ट करते हैं, तो आप पाउंड्स के अंदर ही पेमेंट्स को चार्ज कर रहे होते हैं। द लेवल ऑफ डिमांड फॉर PKR इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फॉरेन डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। द लेवल ऑफ सप्लाई ऑफ PKR इज अगेन इंपोर्ट्स पर डिपेंड करेगा। तो डिमांड क्रिएट होती है फॉरेन एक्सचेंज की जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तब जाके आप गुड्स के साथ साथ वैल्यूज़ के साथ साथ करेंसियों को भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सर, इसको निकाला कैसे जाता है? इसका मेथड क्या है? लेट से हम अज्यूम करते हैं कि अभी आजकल 160 रुपये का $1 है, 160 का $1 है। यानी कि जब आपके पास 160 रुपये जेब में होंगे तो आप मार्केट में जाके $1 बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, आपके पास जेब में 160 है, आप जाके $1 बाय कर सकते हैं। अगर USA वालों को एक PKR खरीदना हो, $1 खरीदना हो, तो वो किस तरह निकालेंगे? वो निकालेंगे 1/160, जो कि आएगा $0.00625। तो अगर उनके पास $0.00625 होंगे तो वो हमारा $1 बाय कर सकते हैं। It means 1 rupee is able to purchase $0.00625 और उनका $1 हमारे कितने के बराबर है? 160 रुपये के। एक्सचेंज रेट अगर हाई है, अगर एक्सचेंज रेट हाई हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है इज एबल टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और अगर एक्सचेंज रेट लो है, अगर एक्सचेंज रेट लो है, इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी लेस यूनिट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगी। लेट्स से यहाँ पे एक्सचेंज रेट हाई की मिसाल ले लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि पिछले वक्त में $1 वॉज इक्वल टू 160 रुपीज़, यानी कि 160 रुपये अगर आपकी जेब में है तो आप जाके $1 बाय कर सकते हैं। या $1 की प्राइस कितनी है? 160। तो
रिज़ल्ट आया मेरे पास 0.00625। अब अगर ये कम हो जाए, 160 से कम हो के 100 आ जाए, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी जेब में 100 रुपया है तो मैं जाके $1 बाय कर लूँगा, और उनके लिए क्या है 0.01 डॉलर अगर उनके पास है तो वो हमारा 1 रुपया बाय कर सकते हैं। नाउ डोमेस्टिक करेंसी इज एबल टू परचेज मोर ऑफ फॉरेन करेंसी, और इसका इन्वर्स देख लेते हैं इसी मिसाल को रिवर्स करके। फॉरेक्स को डिटरमिन कैसे किया जाता है? नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट या रेलेवेंट मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट को, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि अब किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही है, किसी भी तरह की रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन नहीं हो रही है। डिक्रीज़ करेगी तो डीवैल्यूएशन कहलाएगी, इंक्रीज़ करेगी तो वो रीवैल्यूएशन कहलाएगी। ये सारी बातें ऑलरेडी कवर्ड है। फ्लोटिंग, और अगर गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस आती हैं और वो डिटरमिन कर रही हैं। गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस ने ये काम किया है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिसिएशन कहेंगे, अगर इंक्रीज हो रही है तो ये एप्रिसिएशन कहलाएगा। डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर हमें डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अपने मुल्क की करेंसी गिरनी शुरू हो जाएगी, ये नेगेटिव स्लोप आना शुरू हो जाएगा। डिमांड फॉर द करेंसी इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ करेंसी, ये इन्वर्सली रिलेट करता है। और अगर मैं इसका सेकंड एस्पेक्ट आपको दिखाऊं, जब डिमांड कम होगी तो वो बढ़ जाएगा, डिमांड ज़्यादा है तो मेरी प्राइस अपनी कम हो जाएगी। जैसे ही एक्सचेंज रेट फॉल करेगा, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएंगी, और इसी तरह से इसके ऊपर भी आपका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। हमने कहा था कि मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई इसका इक्विलिब्रियम तय करेंगी, तो ये इस एग्जांपल में उसका इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई की फोर्सेस नहीं आगे तय किया। सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अबव इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, देयर इज अ सरप्लस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर ऊपर है तो सरप्लस है, नीचे है तो शॉर्टेज है, किसकी? डोमेस्टिक करेंसी यानी कि पीकेआर की। अगर तो ऊपर की बात करें, सरप्लस है, इसका मतलब है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है, ये करंट अकाउंट में डेफिसिट शो होगा। और अगर नीचे है तो अगर वो बिलो इक्विलिब्रियम जा रही है तो इसका मतलब है कि नीचे सरप्लस होगा इन करंट अकाउंट। डिमांड बढ़ गई, एक्सचेंज रेट ऊपर, डिमांड कम हो रही है तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो नीचे आ रहा है, तो ये डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी, एडवांटेजेस क्या हैं फिक्स रखने के? स्पेकुलेशंस ख़त्म हो जाएंगे, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स का फैसला सही नज़र आएगा। जब उनको पता है कि यही एक्सचेंज रेट है, कम ज़्यादा नहीं होगा, तो वो ज़्यादा सर्टन तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। गवर्नमेंट को मदद मिलेगी इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, और ये इनकरेज करेगा फर्म्स को टू इन्वेस्ट, कि उनको पता है कि एक्सचेंज रेट हिला नहीं है, ये बरकरार है। और अगर फ्लोटिंग हो,
फ्लोटिंग में ये होगा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी। अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है तो मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर लेंगी। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उससे फ्री हो जाएगी और गवर्नमेंट अपने इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर काम करेगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। और अगर इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ फ्री टू फ्लोट दे कैन चेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल शॉक्स। अगर एकदम से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, मुल्क के ऊपर, तो ये इससे बआसानी काबू पाया जा सकता है। ये आसान सी बातें हैं, रीड अगर आप सही तरीके से कर लें, आप यकीन मानिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस फॉरेक्स। अगर गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट की रेलेवेंट अथॉरिटी इंटरफेयर करती है इस मार्केट के अंदर बाय सेलिंग और परचेजिंग द फॉरेक्स, इट इज़ कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट फोर्सेस ही डिटरमिन कर रही है, मगर गवर्नमेंट आके परचेज कर रही है, ख़रीद रही है या बेच रही है, ताकि वो स्टेबलाइज कर सके, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस कर सके। स्टेबिलिटी वो लेके आना चाह रहे हैं, खुद आगे डिटरमिन नहीं कर रहे हैं, डिटरमिन मार्केट फोर्सेस ही कर रही है, मगर ये बाइंग एंड सेलिंग के साथ उसको खुदकार बनाना चाह रहे हैं, स्टिमुलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इसका मतलब है कि अब आप बाहर के लोगों को ज़्यादा फंड्स देने में तैयार हैं। सेंट्रल बैंक इसके अंदर आके इंटरवेंशन कर सकता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हैं फॉर डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप सही से गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको फॉलो कर रहे होंगे। करेंसी की डीवैल्यूएशन। भाई डीवैल्यूएशन उस वक्त होगी करेंसी की जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी वीक है, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, वीक है, जिससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा चीपर हैं। जब आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो उससे इफ़ेक्ट क्या आएगा, जो इंपोर्ट है वो, if the demand is inelastic then a rise in the price of imports will not significantly reduce the volume demand। लोगों को मसले आने शुरू हो जाएंगे, फर्म्स जो हैं वो उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और अब आपको ज़्यादातर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा। अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इस प्राइस इनइलास्टिक, तो इससे कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा उसकी वॉल्यूम डिमांडेड में। मार्शल भाई का भी कहना यही है कि भाई EX प्लस EM यानी कि एक्सपोर्ट्स की इलास्टिसिटी, इंपोर्ट्स की इलास्टिसिटी, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। इसीलिए जे कर्व हमारे सामने आता है जो कि डीवैल्यूएशन के ऊपर बात करता है। ये एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन है फॉर दिस एरिया, जे कर्व, और इसका एक इन्वर्स जे कर्व भी हमें देखने को मिलता है। तो जे कर्व को स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जे कर्व। अब जे कर्व क्या है, जे कर्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रीजंस देखनी है ऑफ डीवैल्यूएशन। बेसिकली आपको पता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, जब हम लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स भी और इंपोर्ट्स भी दोनों ही इन इलास्टिक होते हैं। अगर मुझे शॉर्ट रन के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इफ़ आई वांट टू इंक्रीज माय एक्सपोर्ट्स इन शॉर्ट रन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। मगर उसे होना क्या चाहिए, उसे होना ये चाहिए कि अगर मैं इस वक्त डेफिसिट में खड़ा हूँ,
देखिए ना, ये सरप्लस है, ये डेफिसिट है। तो अगर मैं डेफिसिट में खड़ा हूँ तो ये इस तरीके से स्ट्रेट ऊपर आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जे कर्व इसी चीज़ को तो एक्सप्लेन करता है कि इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में खड़ा है। अब अगर मुझे इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट से निकालना है तो मुझे एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, क्योंकि डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। अब अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है सरप्लस के अंदर तो मुझे अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर मुझे अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाऊँ तो टेक्निकली इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू ऊपर जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हम इसके आदी नहीं होते हैं। हम किस चीज़ के आदी बन चुके होते हैं? इंपोर्ट्स करने के। और उस वक्त हमारी जो अपनी इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते, ना सप्लाई ज़्यादा होती है और तकरीबन बंद हो रही होती हैं हमारी अपनी इंडस्ट्रीज डेफिसिट के अंदर। क्यों? इंपोर्ट्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। तो शॉर्ट रन में बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट रन में हमें एक टिल्ट देखने को मिलता है, ये वाला टिल्ट, यानी कि ये सबसे पहले मजीद डेफिसिट में जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये मजीद डेफिसिट में जा रहा है, ये देखिए, ये मजीद डेफिसिट में जाएगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। तो ये सॉर्ट ऑफ जे बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट रन में अगर मुझे एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो मुझे एक्सपोर्ट्स को चीपर करना पड़ेगा और इंपोर्ट्स को महंगा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी कंट्री के अंदर पहले उन गुड्स की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, मुझे फर्म्स दोबारा से ओपन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे करंटली हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है। हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं, हम लोग, ये शॉर्ट रन है बेसिकली, हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं मगर एकदम से ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग आदी बन चुके हैं ज़्यादा इंपोर्ट्स करने के। तो लिमिटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ मैं सबसे पहले मज़ीद ट्रेंड मेरा नीचे की तरफ होगा, मैं मज़ीद गिरूंगा और सब्सटेंशली इंक्रीज की तरफ आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी इंपोर्ट्स हैं और जो मेरी एक्सपोर्ट्स हैं दीज आर इन इलास्टिक। तो पहले वो नीचे गिरेंगी और फिर ऊपर आएंगी। मुझे आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट्स को काबू करना पड़ेगा, उनको खींचना पड़ेगा और अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो शॉर्ट रन के अंदर ये मज़ीद ख़राब होगा, इट विल गेट मज़ीद वर्स, ज़्यादा ख़राब होगा। मगर विद टाइम जैसे जैसे मैं लॉन्ग रन में आऊँगा, मेरी वही एक्सपोर्ट, मेरी वही इंपोर्ट अब इलास्टिक होना शुरू हो जाएगी। पहले ये क्या थी? पहले ये थी इन इलास्टिक शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि हम लोग तो आदी बन चुके थे इंपोर्ट्स करने का, हमें तो मज़ा आता था, घर बैठे इंपोर्ट्स हो रही हैं और लोग अपनी फर्म्स इंडस्ट्रीज बंद करके बैठे हुए थे। पैसा था तो लोग बाहर से माल परचेज कर रहे थे। तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीज करनी है, मगर करने के लिए शॉर्ट रन में मेरे पास कैपेसिटी तो इतनी है ही नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम सब्सटेंशली मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा और इंपोर्ट्स को भी सब्सटेंशली मैं कम करता जाऊंगा। मुझे अपने मुल्क के अंदर उसके सब्सटीट्यूट्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो जब मैं लॉन्ग रन में पहुंचूंगा, जैसे मैं लॉन्ग रन में एंटर होऊंगा, जैसे ही मैं लॉन्ग रन में आऊँगा, तो अब देखिए ये बढ़ रहा है और मैं डेफिसिट से निकल के सरप्लस में जा रहा हूँ। और जब मैं इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा, ये पॉइंट, जब मैं इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा तो इस पॉइंट से क्या मुराद है? इस पॉइंट से ये मुराद है कि अब मेरा फोकस एक्सपोर्ट्स के ऊपर ही है, अब मेरा फोकस इंपोर्ट्स पे नहीं है और मैं ज़्यादा सरप्लस पे पहुंच चुका हूं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है।
ना ज़्यादा सरप्लस अच्छा है ना ज़्यादा डेफिसिट अच्छा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट से नीचे की तरफ वापस आना पड़ेगा, मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा। मगर जिस तरह यहाँ पे मैं पहले मज़ीद वर्स हुआ था, यहाँ पे मैं पहले मज़ीद ग्रो करूँगा और उसके बाद मेरा ये कर्व नीचे की तरफ आएगा। जिस तरह यहाँ से मज़ीद वर्स होके ऊपर गया ना, तो ये पहले मज़ीद इम्प्रूव होगा और फिर ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये रिवर्स जेकब कहलाएगा। यानी कि जब मैं मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, इट मीन्स कि मेरा सरप्लस बहुत ज़्यादा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी एक्सपोर्ट्स गिरानी है और इंपोर्ट्स को मज़ीद ऊपर लेकर आना पड़ेगा। मुझे अपनी करेंसी एप्रिशिएट करनी पड़ेगी। पहले मैंने डी वैल्यू की थी, मगर अब मुझे इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। मगर लॉन्ग रन में आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, एकदम से इसको ना गिराया जा सकता है और ना ही इसको उठाया जा सकता है शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में अगर मैं जे कर्व बना रहा हूँ और मैं डेफिसिट से सरप्लस की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे पहले कहानी को मज़ीद वर्स करना पड़ेगा। बट अगर मुझे रिवर्स करना है, मुझे सरप्लस से इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो मुझे पहले मज़ीद इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद इसको नीचे गिराना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड इनवर्स जे कर्व, ताकि मैं रीबैलेंस अचीव कर पाऊँ, ताकि मैं रीबैलेंस अचीव कर पाऊँ दो पॉइंट्स के अंदर। तो ये था बेसिकली जे कर्व और उसका फिनोमेना। विद दैट आवर कोर्स कम्स टू एन एंड। अगर कोई चीज़ रह गई है तो काइंडली आप व्हाट्सएप के अंदर इसको पूछ सकते हैं। मैं आपसे कहीं दूर नहीं हूँ, एग्ज़ाम तक, इवन एग्ज़ाम्स के बाद भी आई एम रेडिली अवेलेबल टू हेल्प यू गाइस। तो आप लोगों ने अब अपने पेपर के ऊपर भरपूर फोकस रखना है, तैयारी करनी है। हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर कोशिश की है कि तमाम एरियाज़ को अनफोल्ड करें और कवर करें। तो माइक्रो का एरिया, मैक्रो के दोनों एरियाज़ हमारे 100% ओके हो चुके हैं एंड आई होप दैट कि अब हम लोग पीआरसी में ना मिलें और आगे जाके कैफ 4, कैफ 7, कैफ 8, कैफ 6 फिर सीफैब में हमारी मुलाकात हो। तो विद दिस ऑल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सबसे मुलाकात होगी अब कैफ के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।